हम ये पूछना चाहते हैं कि इवन पाकिस्तान की, देखें क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर ईरान जो कि अपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ बमबारी कर रहा है, जिसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उनके पास कम है, बाकी भी उनके पास S-300 से आगे की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक पुरानी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, अगर इसके अंदर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी भी शामिल होती है तो क्या इसराइल ये जंग लड़ सकता? लेट्स इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस सवाल को। अगर पाकिस्तान प्लस ईरान वर्सेस इसराइल हो तो क्या ये जंग हो रही थी? तो ये जंग नहीं हो रही थी। ये जंग खत्म हो जाती, पहले दिन शुरू नहीं होती, शुरू होती तो जिस लम्हे पाकिस्तान कहता कि हम ईरान के साथ हैं मिलिटरीली, तो ये जंग खत्म हो जाती। तो हमारे ऊपर एक सवाल है पूछने का कि हमने किया नहीं किया, क्यों किया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे एक डिबेट हो। कतर के पास इतनी बड़ी फौज है जिसमें F-35 तक मौजूद हैं, F-35 सऊदी अरब के पास मौजूद हैं। अगर इनमें से एक मुल्क कहे कि हम साथ हैं तो क्या ये जंग होगी? ये जंग नहीं होगी। ईरान भी बच जाएगा, फलस्तीन भी बच जाएगा और इसराइल के ऊपर और इसराइल बमबारी भी नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि वो तमाम लोग, अमेरिका तो कह रहा है कि हम अपने एलाय के साथ हैं, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है B-52 भी भेजें, वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी भेजें। जो फलस्तीन के एलाइज हैं जिसमें से ईरान एक है, जो बाकी फलस्तीन के एलाइज हैं जिसमें मुस्लिम फोर्स भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, अगर हम में से कोई एक भी साथ दे या मुस्लिम फोर्स दे दे मिलिटरीली, तो ये जंग खत्म हो जाए। मैं इतनी सी बात ही इसके ऊपर करूंगा, लेकिन जाने से पहले क्योंकि मैडम आज हमारे साथ स्टूडियो में है तो मैं एक सिर्फ गुजारिश करता चलूं। मैडम ने कहा कि क्या जबरदस्त हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप खुद वो जुल्म कर रहे हैं जिसके ऊपर दूसरों को कह रहे हैं, ये हस्पताल की बमबारी की बात करते हुए मैडम ने कहा क्या हिपोक्रेसी है कि, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वाकई क्या हिपोक्रेसी है कि ऐसी रजीम्स जो खुद अपने लोगों पर जुल्म कर रही हैं उनको फलस्तीन का बहुत ज्यादा दुख है। अच्छा, इस वक्त सलामती काउंसिल का इजलास भी जारी है अक़वाम मुत्तहिदा की, और जो सेक्रेटरी जनरल का साथ साहब अभी की एज वी स्पीक जो बयान आ रहा है कि ईरान इजराइल तनाज़े में अमन को मौका दिया जाए, पैगाम जो इस सलामती काउंसिल से जाना चाहिए वो अमन का जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो इजलास हो रहे हैं पूरी दुनिया में होते हैं, ये बराए नाम, इनसे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर 1948 के अंदर यूएन के बाद इफेक्टिवली कंस्ट्रक्ट हुआ, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस एक उसका हिस्सा है, सिक्योरिटी काउंसिल उसका एक सब पार्ट है, जिसमें IMF है, जिसके अंदर ये वर्ल्ड बैंक है, जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये इसको रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, जो 1948 के बाद इफेक्टिवली आया, जिसका रशिया और नॉन अलाइंड फोर्सेस पार्ट नहीं थी, जो 1989 में बर्लिन वॉल गिरने के बाद एक ग्लोबल ऑर्डर बन गया जिसके अंदर रशिया और चीन भी शामिल हो गए। वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर इफेक्टिवली कोलैप्स कर गया। अगर वो बचा सकता होता तो नेटो उसका फोरफ्रंट था, यूक्रेन को नहीं बचा सका। अगर वो बचा सकता होता तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया हुआ है, इस वक्त तक वो अरेस्ट हो गए होते। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, और अगर वो बचा सकता होता तो यूएन रेजोल्यूशंस कश्मीर के ऊपर इंप्लीमेंट हो गई होती, और अगर नहीं हो रही होती तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई पीस डिप्लॉयमेंट फोर्स भेजता। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो यूनिपोलर अमेरिका ने कंस्ट्रक्ट किया था, वो इस वजह से कोलैप्स कर गया है कि अब अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। आज ईरान खड़ा है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, ना सिर्फ अपनी कुव्वत बाजू पे, लेकिन इस बात पे भी कि हो सकता है अगर चीन हमें सपोर्ट कर दे या रूस हमें सपोर्ट कर दे तो हम अमेरिका को भी टेक ऑन कर लेंगे, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रह गया। वो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड जिसका अमेरिकन गारंटर था, वो इफेक्टिवली कोलैप्स कर चुका है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर लोग जितनी मजीद रेजोल्यूशंस पास कर लें, ये फलस्तीन का मसला सॉल्व नहीं करेंगे।